नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस कहानी पर डीप डाइव करने वाले हैं ना, वो सच में किसी बड़ी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। जरा सोचिए, एक आम सा लड़का जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, उसने अपने दम पर दुनिया का एक सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं हुंडई के फाउंडर चंग जू योंग की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेमिसाल और थोड़ी सी हैरानगेज यात्रा को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 17 घंटे 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में जन्मे चंग को बचपन में अपने परिवार के साथ खेतों में हर रोज लगातार 17 घंटे काम करना पड़ता था। और वो भी किस लिए? सिर्फ एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए। सही कपड़े, दवाइयाँ, ये सब तो बहुत दूर की बात थी। इन 17 घंटों की कड़ी मेहनत और गरीबी ने ना उन्हें जिंदगी की ऐसी कड़ी सच्चाई दिखाई जिसने उनके अंदर आगे बढ़ने की एक जोरदार भूख पैदा कर दी। अब चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कहाँ वो एक वक्त के खाने के लिए मोहताज गांव का लड़का, और कहाँ आज का हुंडई ग्रुप, जो अब 42 अलग अलग कंपनीज का एक विशाल साम्राज्य बन चुका है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है कि उस गरीब लड़के ने भविष्य में कितना बड़ा स्केल हासिल किया। लेकिन एक बात तो तय है, खेतों की मिट्टी से शुरू होकर इन मल्टीनेशनल कंपनीज तक का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस कहानी का सबसे पहला और दिलचस्प चैप्टर शुरू होता है उनकी गरीबी से बचने की एक जिद के साथ। ये उनकी अपनी गरीबी की बेड़ियों को तोड़ने के 4 अलग अलग प्रयास थे। जब चंग सिर्फ 16 साल के थे, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा, बल्कि कहूं तो खतरनाक कदम उठाया। आत्मनिर्भर बनने के लिए वो पैदल ही निकल पड़े, और वो भी लगभग 160 किलोमीटर पैदल चलकर कोवन शहर पहुंचे ताकि वहां कोई मजदूरी कर सकें। हालांकि उनके पिताजी ने उन्हें वहां ढूंढ लिया और वापस गांव ले आए। पर चंग कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कुल 4 बार घर से भागने की कोशिश की, जब तक कि आखिरकार 18 साल की उम्र में वो सोल शहर नहीं पहुंच गए। ये सच में उनकी आज़ादी की एक नई शुरुआत थी। अपनी आज़ादी मिलने के बाद शुरुआत काफ़ी अच्छी रही, परंतु उनकी अर्ली 20s आते आते एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे आग और युद्ध ने उनकी जिंदगी में एक नया भूचाल ला दिया। हुआ ये कि सोल आकर उन्होंने बुक्यांग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम शुरू किया। और उनकी मेहनत और लगन ऐसी थी ना कि सिर्फ 5 साल के अंदर 22 साल की उम्र में दुकान के बीमार मालिक में वो पूरी की पूरी दुकान ही उन्हें सौंप दी। एक नौकर से सीधा मालिक। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन टिकी नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 का दौर शुरू हो चुका था, और जापान जो उस वक्त कोरिया पर राज कर रहा था, उसने अपनी फौज की ज़रूरतों के लिए चंग की इस दुकान पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। उनकी बरसों की सारी मेहनत अचानक एक झटके में मिट्टी में मिल गई। ऐसे वक्त में कोई भी हार मान लेता, पर चुंग अलग मिट्टी के बने थे। उनका मानना था, अगर मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें पूरे दिल और जान से मेहनत करूं तो मैं जरूर सफल होऊंगा। ये उनकी सॉलिड कैन डू वाली सोच थी कि मैं कर सकता हूं। इस टूटने ना वाली मानसिकता ने ही उन्हें एक नया रास्ता ढूंढने पर मजबूर किया, एक ऐसी दिशा जिसे जापानी सरकार आसानी से अपने कब्जे में ना ले सके। और बस यहीं से उन्होंने कार रिपेयर बिजनेस की इस नई दुनिया में अपना पहला कदम रखा। साल 1940 में उन्होंने करीब 3000 वॉन का लोन लिया और आडो सर्विस गराज शुरू किया। पर किस्मत तो देखिए, 1 महीने बाद ही वो पूरा गराज आग लगने से जलकर राख हो गया। सब कुछ एकदम तबाह। पर उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने एक और लोन लिया और नया गराज खड़ा कर दिया। इस बार उन्होंने मार्केट की नस को पकड़ा। जो काम बाकी लोग 20 दिन में करते थे ना, चुंग का गराज वो सिर्फ 5 दिन में कर देता था। तेजी और काम की एफिशिएंसी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, और इस एक अकेले फैक्टर ने उन्हें अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे निकाल दिया। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे 1940 से 1952 तक के ये 12 साल तबाही और पुनर्जन्म के एक तूफानी चक्र जैसे रहे। 1940 में गराज जला, फिर 1943 में जापान ने उनके गराज को जबरदस्ती एक स्टील प्लांट में मर्ज कर दिया। बिजनेस फिर छिन गया। 1946 में उन्होंने दोबारा ह्यूंडई नाम से शुरुआत की। 1947 में सिविल वर्क्स कंपनी बनाई, और फिर 1950 में कोरियन वॉर के आते ही सब कुछ छोड़कर पूसन भागना पड़ा। सोचिए, बार बार जीरो पर आना और फिर वापस उठ खड़े होना। यह साइकिल किसी को भी तोड़ने के लिए काफी था, पर चंग हर बार और मजबूती से वापस आए। और आगे चलकर कोरियन वॉर की इस राख और तबाही से ही उनके अगले साम्राज्य यानी एक विशाल कंस्ट्रक्शन बूम की नींव रखी गई। युद्ध चल रहा था, और उसके बाद भी यूएस आर्मी को अपने टेंट्स, वेयरहाउसेस और आर्मी हेडक्वार्टर्स के लिए काफी सख्त जरूरत थी। चंग ने यहां एक बहुत ही स्मार्ट चीज ऑब्जर्व की कि अमेरिकन्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्हें बस अपना काम वक्त पर और प्योर परफेक्शन के साथ चाहिए।
बस चंग ने ठीक यही करके दिखाया। चाहे मटेरियल कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो या कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े, एक बार जो प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया, चंग ने उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ा। उनकी इसी विश्वसनीयता ने यूएस आर्मी का पूरा भरोसा उन्हें दिला दिया। लेकिन यह बिजनेस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स तक सीमित नहीं था, इसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव देखिए। जब वॉर के बाद साउथ कोरिया खुद को दोबारा खड़ा कर रहा था, तब हुंडई ने देश का सबसे बड़ा डैम सोयोंग डैम और सबसे क्रूशल एक्सप्रेसवे क्योंगबू एक्सप्रेसवे का निर्माण किया। वो सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे थे, वो दरअसल अपने देश का एक बिल्कुल नया और मजबूत ढांचा तैयार कर रहे थे। देश की सड़कें और डैम तो बन गए, पर अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। उन्हीं सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां बनाने का उनका अगला रिस्क भरा प्लान। साल 1967 यहां उन्होंने स्थापना की ह्योंडाई मोटर्स कंपनी की। शुरुआत में उन्होंने फोर्ड के साथ एक जॉइंट वेंचर किया, जहां वो उनकी कॉर्टिना गाड़ियां असेंबल करते थे। लेकिन फोर्ड बिल्कुल नहीं चाहता था कि ह्योंडाई कभी भी खुद अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करे। अब ये चीज चंग के सपने की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। तो उन्होंने क्या किया? 1973 में उन्होंने फोर्ड की ये डील ही तोड़ दी, एकदम सीधा। फिर उन्होंने जापान की मित्सुबिशी से इंजन टेक्नोलॉजी ली और 1976 में साउथ कोरिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड कार लॉन्च कर दी, जिसका नाम था ह्योंडाई पोनी। और उनका ये आगे बढ़ने का बोल्ड दाव कितना सटीक बैठा, ये बात पूरी तरह क्लियर है। अपनी कम कीमत और जबरदस्त रिलायबिलिटी के कारण ह्युंडई पोनी साउथ कोरिया में ऐसी छा गई कि उसने पूरे डोमेस्टिक मार्केट के 60% हिस्से पर अकेला कब्जा जमा लिया। इस एक मास्टर स्ट्रोक से वो देश की सबसे बड़ी कार कंपनी बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, जहां बड़ी सफलता होती है, वहां नई और बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। हुआ ये कि उस वक्त साउथ कोरिया का पूरा कार मार्केट ही टोटल 30,000 गाड़ियों का था, जो उनकी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं था। ऊपर से ओवरसीज मार्केट्स में क्वालिटी इश्यूज आ रहे थे। कंपनी पिछले 7 साल से भारी नुकसान झेल रही थी। सबने कहा इसे बंद कर दो, पर तभी चंग ने एक हैरानगेज फैसला लिया, एक फैक्ट्री बनाने का प्लान जिसकी कैपेसिटी थी 3 लाख गाड़ियों की। सबने पूछा, भाई 30,000 कार की मार्केट में 3 लाख गाड़ियां आखिर खरीदेगा कौन? ये एक बिल्कुल उल्टी दिशा में जाने वाला बेट था, पर चंग का विजन क्लियर था। वो जानते थे कि इकोनॉमी बूम करने वाली है और बहुत जल्द हर किसी को एक कार की जरूरत पड़ने ही वाली है। अब बारी थी उनकी इस यात्रा के सबसे बड़े बॉस बैटल की, एक ऐसी चुनौती जिसे पार करना उस वक्त नामुमकिन सा लगता था। अमेरिका का दी नोटोरियसली डिफिकल्ट ऑटो मार्केट। यूएस मार्केट में एंट्री मारना किसी भी नए खिलाड़ी के लिए पहाड़ तोड़ने जैसा था। तब ह्युंडई ने एक कमाल की 3 कदमों वाली स्ट्रैटेजी अपनाई। ध्यान से सुनिएगा। पहला, उन्होंने उस सब कॉम्पैक्ट कार मार्केट को टारगेट किया जहां उस दौरान प्रैक्टिकली जीरो कंपटीशन था। दूसरा, उन्होंने अपनी नई ह्युंडई एक्सेल कार की कीमत इतनी कम रखी कि वो लगभग एक सेकेंड हैंड कार के रेट में मिल रही थी। और तीसरा और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, उन्होंने दी 5 साल की ऐसी वारंटी जिसने अमेरिकन कस्टमर्स के हर डर को एकदम खत्म कर दिया। इन 3 चीजों ने पूरी अमेरिका की कार इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। और ये स्लाइड एकदम बखूबी दर्शाता है कि उनका ये आइडिया कितना धमाकेदार था। 1986 में उन्होंने अमेरिका में एंटर करते ही पहले ही साल 1,70,000 एक्सेल्स बेच डाले और अगले ही साल 1987 में ये आंकड़ा 2,60,000 को क्रॉस कर गया। अमेरिका में आते ही इंपोर्टेड कार्स के लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच जाना। उस वक्त तक किसी भी अनजान कंपनी ने ऐसी जबरदस्त और इमीडिएट सक्सेस पहले कभी देखी ही नहीं थी। यही वो बड़ा पल था जिसने हुंडई को सच में एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। और इस तरह हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी चैप्टर पे, जो हमें दिखाता है कि उनकी वो शुरुआती छोटी सी कोशिशें आज क्या विशाल रूप ले चुकी हैं। आज हुंडई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन चुकी है। जरा स्केल तो सोचिए, सिर्फ 2022 के एक अकेले साल में इस कंपनी ने पूरी दुनिया में 4 करोड़ गाड़ियां बेची हैं। जी हां, 40 मिलियन। ये कोलोसल नंबर हमें बताता है कि उस गांव के छोटे से लड़के की शुरुआत आज दुनिया के हर कोने में कितना बड़ा प्रभाव डाल रही है। लेकिन रुकिए, क्या हुंडई आज सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही बनाती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्स तो उस 42 कंपनीज वाले बड़े ग्रुप का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। हुंडई एलिवेटर हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और चाहे वो हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो, आज ये हेवी इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी शिपबिल्डिंग कंपनी है, यानी पानी के बड़े जहाज बनाने वाली कंपनी। दरअसल इन्हीं की वजह से साउथ कोरिया आज जहाज बनाने के मामले में टेक्नोलॉजिकल जायंट जापान को भी काफी पीछे छोड़ चुका है। अगर सच पूछा जाए तो ह्युंडई सिर्फ पैसे कमाने वाली कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन नहीं है।
ये एक ऐसी महान संस्था बन चुकी है जिसने एक पूरे देश का उसके सबसे डार्क वक्त में पुनर्निर्माण किया, अपने लोगों के लिए लाखों नौकरियां पैदा की और साउथ कोरिया को पूरे ग्लोब पर एक मजबूत पहचान दिलाई। चंग जू युंग का विजन सिर्फ अपनी जेब भरने से कहीं ज्यादा अपने देश और उसके लोगों की किस्मत बदलने का था। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। अगर गांव का एक गरीब लड़का जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं था, शिक्षा नहीं थी, वो जीरो से उठकर दुनिया का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो आज इंसानी जज्बा और वो कैन डू स्पिरिट क्या कुछ हासिल नहीं कर सकती? एक बार सोचिए जरूर। हमारी इस स्लाइड से भरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण से आज कुछ बेहद नया और प्रेरक सीखने को मिला होगा। अलविदा।